आप सबको डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। महाराज जी, हमने पहले सत्र में बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की और मुझे पूरी आशा है कि लोगों को, हमारे दर्शकों को लाभ भी मिला होगा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, वो प्रश्न है हमारा जो देश है महाराज जी, 70% देश गांव में रह रहा है और गांव में सुविधाएं बहुत कम है। हमारी सरकार ये कोशिश कर रही है कि डिजिटल इंडिया बनाए, हर जगह जो है कैशलेस इकॉनमी हो, कैशलेस पैसा नहीं देना पड़े और वो सब ट्रांजैक्शन ऐसे चलता रहे। तो क्या ये कामयाब होगा? आज हम अगर गांव की बात करें महाराज जी, आज हम वरूर में बैठे हैं तो यहां भी इंटरनेट के कनेक्शन नहीं चलता है, रुक रुक के चलता है। तो वो क्या ऐसा ये है कि जो सपना देख रही है भारत सरकार, ये सार्थक होगा कि नहीं होगा? सबसे पहला जी, भारत देश के अंदर ये वस्तु ना ले, ये करना सही है, कोई गलत नहीं है जी, बट उसके लिए सुविधा पहला उपलब्ध कराना चाहिए। आज गांवों के अंदर 100% करंट नहीं है। कई लोग जंगलों में रहते, जी, कई लोग ऐसे जगह रहते हैं जहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है, जी, और कई ऐसे लोग हैं भारत देश के अंदर जो अभी तक अंगूठा के सिवाय उभर नहीं पाए। जी। इस भारत देश को डिजिटल बनाने के लिए बहुत वक्त मांग रहा है। जी, आज के आज हम करना चाहे तो संभव नहीं है। भारत देश के जो प्रधानमंत्री है उनका उद्देश्य अच्छा है, बट आज का आज वो 5 साल के अंदर हम पूरा भारत देश कैशलेस रे कर दे, नोट बंदी कर दे और केवल कार्ड के माध्यम से कर देंगे, तो ये मेरे हिसाब से संभव कम दिख रहा है और होना भी नहीं लगता है। दूसरी बात, जी, आप इससे नोट बंदी करके डायरेक्ट कार्ड या इंटरनेट या एटीएम के माध्यम से अगर हम काम करेंगे तो इसमें धोखाधड़ी ज्यादा बढ़ेगा। जी, सबसे पहली बात, आज बेटा बाप को बाप नहीं मानता है। पहले जमाने में राजतंत्र था, राजा लोग हुकूमत करते थे अपने भारत देश के बाद, जिसे राजनीति करते थे, अनुशासन से भारत चलता था। तो उस टाइम राजतंत्र कहते थे, हम राजतंत्र था पहले। जी, उसके बाद गणतंत्र आया। जी, और आज अगर आज गणतंत्र के अंदर अगर अन्वेषण करो तो लगेगा गणतंत्र के साथ सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है अर्थतंत्र का। अगर आज पैसे के कारण बेटा बाप का मर्डर कर रहा है, जी, तो ऐसे समस्या के कारण आज हमारे भारत देश के अंदर जो कमांड है, भारत देश के अंदर जो पकड़ है, घरों में बुजुर्गों का पकड़ है। जी, अच्छा, बुजुर्ग अनपढ़ ज्यादा है, जी, वो अंगूठे बहादुर लोग है, 100% नहीं, एक 40% मेरे को मानता हूं कि गांवों में बुजुर्ग जो है पढ़े लिखे नहीं है। जी, अचानक और बच्चे पढ़े लिखे हो रहे, और अचानक वो अगर कुछ जानते नहीं है और बच्चों की तरह करवाया जाए और बच्चा नहीं उड़ा लिया जी, पैसे, वो भी हो सकता है, या फिर पढ़ा लिखा आदमी बेवकूफ बना सकता है। तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं सामने बहुत नजर आ रही है और इससे मेरे दृष्टि से भ्रष्टाचार के साथ चोरी भी बढ़ सकता है। जी, हाँ, तो इसलिए ये बहुत जो विचारधारा है वो सोच समझ के करना चाहिए। आप मोबाइल दे, आम 1-2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद एक कॉल आता है, आपका बैंक का नंबर क्या है, जी, आप क्या करते हो, नंबर क्या है, इस प्रकार के हर फोन पर एक बार घंटी बज जाती है। जी, तो बेवकूफ बनाने वाले दुनिया में बहुत है। जी, तो उन चीजों को आप कैसे कंट्रोल करोगे? और जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं है उनका क्या समस्या हल है? अच्छा, दूसरी बात, अभी सब्जी मार्केट में आप जाओगे, क्या वो कार्ड लेके जाओगे? वो रोड में बैठा है, उसको पहुंचने के लिए ये नहीं है तो मशीन कहां से लेके जाएगा? जी, अभी भारत देश के अंदर कम से कम कितने लोगों को तो अभी तक बैंक खाता नहीं है। जी, जनधन खाता खोला उतना ही है, वो जनधन खाता सबसे ज्यादा उपयोग में आपके ये नोटबंदी में काम आया, उसके पहले तो यूज भी नहीं हुआ, उनको पता ही नहीं है। जी,
कुछ पैसा मिलता है इसलिए उन्होंने खाता खोला है। तो कहने का तात्पर्य भारत देश के अंदर अभी भी अनक्षरता ज्यादा है, पढ़े लिखों की संख्या कम है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं कुछ ईमानदार है, उनको उसको गठन करके संगठना करके इसको एक सही ढंग से एक गतिरोध या गति मार्ग दे करके इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तब जाके यह जो करेक्शन रहित भारत करना चाहते हो या रुपया रहित भारत करना चाहते हो, या आप एटीएम के माध्यम से या डिजिटल के माध्यम से व्यवहार चलाना चाहते हो, तो वो बन सकता है, पर इसको बनने में सदियों लग जाएगा। ये तुरंत करना चाहे तो संभव नहीं होगा। महाराज, यहाँ इसके संबंध में एक क्वेश्चन ये है कि जो हम कैशलेस इकॉनमी करने जा रहे हैं उसमें जो अधिकतर जो क्रेडिट कार्ड है वो अमेरिकन कंपनीज के हैं, जैसे वीजा है और बाकी जितने भी कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड है, वीजा कार्ड है, आपका मास्टर कार्ड है, डाइनर्स क्लब है, ये बाहर देशों के बनाए हुए विदेशी कार्ड है सब। तो जब हम इनको यूज करते हैं तो उन कंट्रीज को भी इससे फायदा मिलता है। तो क्या हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगर हमने पूरा कैशलेस इकॉनमी कर दिया, पहले तो हम हवाला से पैसा बाहर स्विट्जरलैंड के बैंकों में बेचते थे, क्या हम इस तरीके से बाहर जो कमीशन जाएगा इस कार्ड पर जो कमीशन जाता है बाहर के देशों में, हम सीधे ही अपने पैसे को वहां डिपॉजिट कर देंगे? इससे भी ये भी तो एक बहुत बड़ी समस्या होगी भारत के सामने। दिक्कत यह है कि मैं भारत की समस्या नहीं, गाँवों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये छोटे छोटे व्यवहार है जो आम आदमी का व्यवहार है वो बिना कैश के संभव नहीं है जी। अब एक सब्जी लेने जा रहा है, वहां कार्ड लेने संभव नहीं है। अच्छा, आपको आपका विचारधारा हो सकता है कि अब वो महल में जाओ, हाँ तो वहां वो एटीएम कार्ड चलेगा। अरे कोई किसान आदमी है, किसान खेतों में जा रहा है, वहां कार्ड कहां ले जाएगा? वहां कहां से बैटरी है? रात को 12 बजे जाता है और कुछ लेना होता है, देना होता है। वो व्यवहार जो है वो आम आदमी में, भारत जो है ये किसान प्रधान देश है जी, कृषि प्रधान देश है जी। हाँ, कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान देश है ये। तो यहाँ जो है अभी कृषक लोगों को ये अब इतना सुविधा नहीं है। आज हमारे यहाँ देख समझ लो, आप 15-15 घंटा लाइट नहीं आता है जी, तो बैटरी कब चार्ज कब होगा? अरे वो तो बहुत दूर की बात है। बच्चों का एजुकेशन में परीक्षाएं रहती, इंजीनियरिंग कॉलेज का, डॉक्टर का, मेडिकल का, जब परीक्षाएं होती है रात भर बत्ती गुल रहती है जी। बच्चे आज भारत के अंदर ढंग से शिक्षण नहीं ले पा रहे करंट के कारण, उसकी सुविधा को ढूंढो पहले, सबसे पहले। तो क्या फेज वाइज इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए? जब हाँ। पहले बड़े शहरों में करें, फिर जो हमारे स्टेट्स है उनके कैपिटल्स में करें, फिर उसके बाद जो बाकी शहर है उनमें करें, फिर बाद में गाँव में करें। हाँ, ऐसा संभव है। सबसे पहले आप क्या करें कि जो सरकारी नौकरस्थ है जी, पढ़े लिखे लोग हैं, उन पर एम्प्लॉय करके देखे, उनको ट्राई करके देखे वो लोग। उसके बाद धीरे धीरे उसके पर व्यापारस्थों पर करे, उसके बाद फिर आम आदमी पर करे। एक साथ सभी पर बोझ हो गए तो ये जैसा अभी कतार लगा हुआ है, ये कतार 1000 गुना बढ़ जाएगा और आज रोड पर नहीं आ रहे लोग, वो रोड पर आने लग जाएंगे और बहुत बड़ा भारत के अंदर समस्याएं पैदा हो जाएगी। महाराज जी, हमारे देश की जितनी भी पॉलिसीज बनती है वो हमारे पार्लियामेंट में बनती है। राज्यसभा, लोकसभा का सत्र लगता है और देश की जो तकदीर है वो लिखी जाती है, लोगों की तकदीर लिखी जाती है, कानून बनते हैं और नए नए पॉलिसीज आती हैं। लेकिन आप अगर विमुद्रीकरण की बात देखें या जीएसटी की बिल लास्ट ईयर में थी, तो लगातार 2-3 सालों से और उससे पहले भी पार्लियामेंट में हंगामा होता है, एक दूसरे पर माइक फेंकते हैं, एक दूसरे पर पेपर फेंकते हैं, स्पीकर के ऊपर में टेबल फेंका जाता है और इस तरीके से वहां पर एक जैसे एक पढ़े लिखे लोग नहीं बैठे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बैठे हैं, पूरा विश्व तमाशा देखता है टीवी चैनलों के माध्यम से। और विमुद्रीकरण में भी ऐसा ही हुआ है। तो आप एक संत के नजरिए से इस माहौल को कैसा देखते हैं और क्या ये भारत के लिए हानिकारक होगा, और उनके लिए आपके इस क्षेत्र से, आपके इस आश्रम से, सिद्धपीठ से क्या एडवाइस है? सबसे पहली बात, भारत देश जो आजाद हुआ वो रात को 12 बजे अमावस्या के दिन हुआ है जी।
उनका विरोधी का जो अंग्रेज लोगों का यही था कि भारत देश लड़ लड़ के मर जाए, जी। यहाँ शांति न रहे, अशांति रहे। तो भारत देश को अंधेरे में ही आजादी मिली और वो भी अमावस्या के दिन मिली। तो हमारे जो ज्योतिष नवग्रह जो कहता है तो अमावस्या में कोई भी काम भारतवासी, नास्तिक तो कोई करता, नास्तिक छोड़ करके बाकी कोई करता नहीं है। तो सबसे बड़ा भारत देश आजाद हुआ तो अमेशा के होने के कारण यहाँ ये इस प्रकार तो हमेशा राजनीतियों में तनातनी तो रहेगा। इसमें कोई ना अभी सुधरेगा ना आगे सुधरेंगे ये लोग। दूसरी बात, जो पार्लियामेंट जो बना हुआ है, लोकसभा बना हुआ, गोल बना हुआ है। अच्छा, गोल बना हुआ है, वो भी वास्तु की दिशा ही नहीं। हो कोई 4 दीवारी बनेगी तो पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर 4 दिशाएं होती, 4 विदिशाएं होती, वहां दिशा ही नहीं है। जब उनकी वहां दिशा ही नहीं तो खुद क्या दिशा देंगे, इसलिए दिशाहीन हो जाते। जैसे वहां पहुंच जाते लोकसभा के अंदर, लोकसभा के जो सदस्य जो पहुंच जाते तो गोल घूमने लग जाते, उनका दिमाग काम ही नहीं करता और वो अपने हंगामा हो जाता है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि विरोध पक्ष का विरोध करना धर्म है। हाँ जी। सबसे बात अगर आप दूसरी बात माने धर्म है, पर वो धर्म होने के नाते ये सोचना चाहिए जिस बात को विरोध करना चाहिए उसी बात का विरोध करना चाहिए, जिस बात का सपोर्ट करना चाहिए उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब ये 15-20 दिन से हल्ला मचा रहे हो, इससे खल क्या निकला? जी। आम आदमी परेशान हो रहा है और तुम वहां दंगे कर रहे हो, मतलब क्या निकला? कोई भी वस्तु शांति और समाधान से बातचीत नहीं होती तब तक कोई हल नहीं निकलता। तो सबसे पहले आप लोग एक सारे सर्वदल के बैठक प्रधानमंत्री के साथ बैठो जी, उसका चिंतन मंथन करो कि ये समस्या है, इसको कैसे हल कर सके। पर आप लोगों का उद्देश्य क्या होता है कि एन के नाम मीडिया में आना चाहिए, लोकसभा में दंगा होगा तो बार बार मीडिया वाले प्रेशर करते रहेंगे, मेरा प्रचार होगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? इसका हल क्या है? इसको हम ये करना चाहिए, हल निकालना चाहिए। दंगा करने से कोई काम नहीं होता है, अगर दंगा करने से कोई समाधान नहीं होता, लड़ाई से कोई उसकी शांति और मार्ग नहीं मिलता है। तो सबसे पहले इन चीजों को लोकसभा मेंबरों से मैं यही कहना चाहूंगा, तो समाधान ढूंढो, इसको समस्या का हल ढूंढो। वो हल हंगामे से नहीं होता है। उसकी एक बात। दूसरी बात क्या है, ये लोग लोकसभा के मेंबर्स, वो विधानसभा के मेंबर है, ये वहां हॉल में पहुंचते तो ही हंगामा करते, बाहर एक दूसरे को कुर्सी चापीते बैठते। जी 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 जी। विरोध एक ही होते हैं, एक ही होते हैं, एक दूसरे के रिलेशन में है, कई लोग लेना देना करते हैं। तो जो विरोध है तो तत्व का विरोध होना चाहिए, पर तत्व का विरोध जब तक सही ढंग से न हो तब तक जो है इन चीजों में कोई भी मार्गदर्शन भारत देश को नहीं मिल सकता है। तो भारत देश को मार्गदर्शन चाहिए तो विधानसभा के लोग पढ़े लिखे होना चाहिए। सबसे पहला, आप एक नौकरी देते हो भारत सरकार के अंदर, 10वीं क्लास के फेल को नहीं देते हो, एक पोस्ट करते हो उसको जो है 12वीं कक्षा या BA BCom BSc ऐसे पोस्ट में ही आप नौकरी देते हो। नौकरों का सरदार अगर अनपढ़ होगा तो भारत देश कैसे चलेगा? जी, ये भी पॉइंट है, सही पॉइंट है जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने लोग आपके नीचे सारे पढ़े लिखे हैं और हेड पढ़ा लिखा नहीं है, तो उनको क्या कमांड करेगा, क्या मार्गदर्शन देगा? तो ये हमारा जो है, हमारे लोकसभा के सदस्य मेंबर पढ़े लिखे होना चाहिए जी, और हल्ला गल्ला करने का एक मर्यादा होना चाहिए जी, एक लिमिटेशन होना चाहिए। आप एक भारत तंत्र को चलाने में ड्राइवर हो, वो अधवा गाड़ी चला लेगा तो गाड़ी दुर्घटना से ग्रसित हो जाए जी। हाँ, तो इसलिए गाड़ी चलाते समय जैसा एक ड्राइवर होता है वो अपना एक कमांड चला करके अपना एक संतुलित शरीर बॉडी को संतुलित करके गाड़ी चलाता है, ऐसे लोकसभा को चलाने के लिए दंगा या धुड़कोस हंगामा से वो चलेगा नहीं। आपको साइलेंट, शांति और गंभीरता से चले। एक इसको आपको देख के ऐसा लगता है हमारे भारतवासी के LKG UKG बच्चे अच्छे आपसे, आपके जो पेपर फाड़ना, स्पीकर को ना ये करना, हल्ला मचना, ये इस प्रकार देख के मुझे ऐसा लगता है यहाँ पढ़े लिखे लोग इसमें नहीं है जी। और सबसे पहले जो आप ये बताओ कि वो हमारे लोकसभा के सदस्य है जो हंगामा कर रहे हैं, उन लोगों से ये पूछा जाए कि अपने भारत देश की गरिमा घटा रहे हो या भारत देश के गरिमा घटा रहे हो। जी, जी। अगर भारत देश की गरिमा बढ़ाना चाहते हैं, एक गंभीरता को ले,
जी और एक सही मार्ग, सही दिशा संतों महात्माओं से लेकर के और अपनी भारत देश तरक्की कैसे करे इस पर मार्गदर्शन करे। जी महाराज जी, जो अभी ये करंट परिस्थिति चल रही है वहां पर, रोज पार्लियामेंट को भंग किया जाता है, तो इसके लिए दोषी कौन है? ये अपोजिशन इसके लिए आप दोषी समझते हैं कि जो सरकार अभी है वर्तमान में वो दोषी है? किन का दोष है? और बहुत सारे लोगों का ये भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने एक रैली में ये भी कहा कि उनके जान पर भी खतरा है, लोग उनको बख्शेंगे नहीं। तो क्या उनका जो संकेत है वो किस तरफ था? नहीं, भारत देश के प्राइम मिनिस्टर को तो खतरा तो है ही जी, इसमें दो मत नहीं है। खतरा चार लोगों से है जी। सबसे पहले खतरा आतंकवादी से है जी। आतंकवादी भारत देश के प्रधानमंत्री को परम दुश्मन समझ रहे हैं। जी जी। क्योंकि आतंकवादी को मरवाया, उसके बाद ये 1500 नोट बंद करके आतंकवादी की कमर ही तोड़ दिया। और इसके अलावा सबसे हमने इतिहास देखे तो सबसे मुझे जो भाषण सुनने को मिला या मैंने जो क्रिया रूप में देखा, भारत देश आजादी के बाद सबसे बड़ा आतंकवादी के विरोध में अगर कोई भाषण किया तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो वो ऐसे ही हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री को हिंदूवादी प्रधानमंत्री मानते हैं जी। तो इसलिए भी वो आतंकवादी के लिस्ट में है। इसके अलावा विरोध पक्ष से भी खतरा है, क्योंकि हमारे देश में 2 नंबर के पैसे किस किस के पास है। अगर देखा जाए सामान्य तौर पर जी। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कौन है? बड़े बड़े देखो अभी जितने भी ऑफिसर है वो है, जी। विरोध के लोग है, राजनेता लोग है, बड़े बड़े बिल्डर है। आम किसान तो कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, मीडियम वर्ग का भी भ्रष्टाचारी नहीं है। हाँ, जो बड़े बड़े राजनेता है उनके ही जो है स्विट्जरलैंड में पैसे है। आम आदमी को तो क्या वो एक राज्य को छोड़ के दूसरा राज्य भी जानता नहीं है। कई जो गरीब है, सामान्य वर्ग है, वो इस राज्य को छोड़ दूसरा राज्य क्या है ये भी जानता नहीं है जी। हाँ, हमारे भारत देश के लोग आज से जो बाहर भी नहीं गए हैं। ऐसे लोग कई, ऐसे भी कई हमारे भारत देश के एक 80% के लोग हैं जो अभी तक बाजू मुल्क अपने नेपाल में नहीं गए। जी जी। ऐसे भी हमारे तो बाहर जाने वाले कौन है? संपर्क के बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े जो है राजनेता है। तो राजनेता और व्यापारी ये और उसके बाद जो बड़े बड़े कंट्री इन लोगों के पास ये है, तो उनके सारे धंधे बंद कर दे प्रधानमंत्री। तो उनका भी उनको विरोध को वो किन किन प्रकार ना उनको उससे खतरा हो सकता है। चाहे वो नाम खराब करने के हिसाब से मानो, या आप जान के नए हिसाब से मानो, या राजनीतिक हिसाब से उनको उन भारत देश के प्रधानमंत्री को खतरा है। उसी प्रकार जो है सबसे बड़ा खतरा है स्वपक्ष का भी खतरा है कि प्रधानमंत्री जो है वेग से जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे ऐसे ही रहेगा, यही क्रांति करते रहेंगे तो हमारा कब नंबर आएगा? तो स्वपक्ष का भी उनको जो है खतरा उनसे इसके बारे में हो सकता है। और सबसे बड़ा एक कालाबाजारी का भी खतरा प्रधानमंत्री को हो सकता है। एक 10,000 20,000 की वस्तु पर मर्डर करवा देते बड़े बड़े ऑफिसरों का, तो अरबों खरबों रुपयों का सत्यानाश हुआ है 2 नंबरियों का। तो वो लोग जो है प्रधानमंत्री के विरोधी बनेंगे, उनसे भी इन किरण खतरा हो सकता है। क्योंकि बड़ा काम करने में निश्चित रूप में खतरा होता है। देखा है, दुनिया की वसूली है कि जब यीशु कृष्ण ने एक नया मार्ग दिया तो उसको सूली पर लटकना पड़ा। महावीर को जब शांति संदेशा दुनिया को दिया तो कानों में गरम गरम लोहे का कील ठोका गया। और उसी प्रकार राम सत्य मार्ग चले तो वनवास मिला। कृष्ण को मथुरा छोड़ के द्वारिका को भागना पड़ा। तो ये जो है दुनिया का वसूल है। आप कोई बड़ा तरक्की करते हो तो इसको तो खतरा तो आपको मोल लेना ही पड़ेगा। हाँ, तो इसका तो खतरे का परिणाम, जो मोल का खतरे का परिणाम तो खतरा से ही होता है। खतरनाक काम किया था, अच्छा हो बुरा खतरनाक ही है।
तो वो जो काम किया उसका परिणाम तो शायद हमारे प्रधानमंत्री को भोगना पड़ेगा। तो वो न हो तो ये इसकी सुरक्षा हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर उसकी दक्षता से और सुरक्षितता से इसको नापे, क्योंकि हमारे पिछले बार भी देखा गया हमारे राजीव गांधी लोगों की मुलाकात में अपने बम के द्वारा उड़ाए गए। हाँ, इंदिरा गांधी को गोली के द्वारा भुना गया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को अच्छे अच्छे कोई भी काम करते हैं तो उनको जान का खतरा बना रहता है, और इतना बड़ा काम किया तो जान का खतरा तो बना रहता है। इसलिए जो है भगवान से हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री का जीवन दीर्घायु हो, लंबाई हो और देश में क्रांति करते रहे। जी महाराज जी, अभी तक बैंकों में 14.5 करोड़ लाख रुपया जमा हो चुका है। तो जब ये 31 दिसंबर का टाइम आएगा और ये सब 500 और 1000 के नोट बंद होंगे, नई मुद्रा मार्केट में आएगी, क्या उसका ब्लैक मनी के तौर पर लोग यूज नहीं करेंगे? क्या उससे करप्शन नहीं बढ़ेगा? जो नई करेंसी आ रही है उससे भी तो सेम चीजें हो सकती है। उग्रवादी पहले 500 रुपए एक पत्थर मारने के लिए दे रहे थे, 2000 रुपए दे देंगे। नहीं, इससे ये 2000 नोट की अगर बारे में बात करें तो इससे काला बाजारी डबल हो जाएगा, बढ़ेगा कि 500 के नोट के अगर 1 लाख का मान ले तो 2 रखना पड़ता है, इतना बड़ा हो जाता है जी। अगर वही 2000 के नोट रखो तो कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी। तो आप 10 लाख अपने जेब में ले जाओ तो पता ही नहीं पड़ेगा जी। तो इससे तो क्या है, 2 नंबरी को ये 2000 के नोट ज्यादा अनुकूल रहेगा जी, ज्यादा अनुकूल रहेगा। तो इसलिए क्या 2 नंबरी को ये इजी रहेगा। तो नोट 2000 की जगह अगर 1000 के 500 के होते तो निश्चित रूपे ना और सुविधाजनक होता। और जो अपराध अपरी बचा है उसका कारण यही है 2000 के नोट जी, 2000 की वजह से। हाँ, अगर 2000 का नोट ले लिया, बाजार में जाते हैं, बाजार में जाने के बाद क्या होता है, सब्जी लेना होता है, उसके पास चिल्लर नहीं होता है जी। हाँ, और कहीं दूध लेने जाता है उसका चिल्लर नहीं होता है। मेन सबसे बड़ा भारत देश के अंदर जो अपराध अपरी मचा है ये जो है 2000 के नोटों से मचा है। 2000 के पहले अगर 500 के नोट आते तो इतना कतार और इतनी समस्या नहीं होती। तो इस सत्र में महाराष्ट्र के साथ में हमने चर्चा की। सबसे पहले हमने जाना कि जो डिजिटल इंडिया होने जा रहा है, कैशलेस इकॉनमी होने जा रही है, तो महाराष्ट्र का ये कहना है कि 70% लोग गांव में रहते हैं और गांव में भी 30 से 40% ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये संभव नहीं होगा एक साथ में पूरे भारतवर्ष को हम कैशलेस इकॉनमी में लेके आए, ये संभव नहीं लग रहा है। महाराष्ट्र का यहाँ ये भी सुझाव है कि इसको फेज वाइज इंप्लीमेंट करना चाहिए। पहले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उन वहां पर इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए, फिर जो हमारे बिजनेसमैन है वहां इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। बड़े शहरों में जहां पर इंटरनेट की अच्छी सुविधा है, जहां पर मोबाइल की सुविधा है, जहां पर क्रेडिट कार्ड की मशीनें चलती है, पेटीएम और बाकी जो कैशलेस अभी नए सिस्टम्स आए हैं वो वहां पर अवेलेबल है, तो वह उन जगहों पे इस पॉलिसी को पहले इंप्लीमेंट करना चाहिए, बाद में स्टेट कैपिटल में इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए और बाद में जब ये लास्ट फेज में ये गांव-गांव में इंप्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि ये संभव इसलिए नहीं हो पा रहा है कि एक किसान है, उसको अगर कोई अनाज खरीदना हो, चारा खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, तो वहां गांव में मशीनें नहीं चल सकती है, वहां पर लाइट 10-10, 12-12 घंटे बंद रहती है। तो जो क्रेडिट कार्ड की जो मशीन है वो चलेगी कैसे? एक बात। दूसरी बात यह है कि जो टेलीफोन की लाइनें हैं वहां उपलब्ध नहीं है और वो भी संभव नहीं होगा क्योंकि टेलीफोन की लाइनों के बगैर क्रेडिट कार्ड मशीनों का चलना संभव नहीं है। पेटीएम और बाकी चीजों के लिए भी इंटरनेट के कनेक्शन चाहिए होंगे, मोबाइल के लिए भी चाहिए होंगे। तो सबसे पहले भारत की जो सरकार है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, आईटी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, बाद में ये इंप्लीमेंटेशन ये साथ साथ में कर रहे हैं। हमने इस सत्र में ये भी महाराष्ट्र से जाना है कि किस तरीके से ब्लैक मनी का जो सिलसिला है ये बंद हो सकता है। तो महाराष्ट्र का ये भी कहना है कि इससे काला जो बाजारी है वो बढ़ने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि पहले 500 के जो नोट थे उसका जो साइज हुआ करता था ज्यादा बड़ा था। अब 2000 के नोट है वो कम
उनका जो बंडल बनेगा कम साइज का बंडल बनेगा और उसको कैरी करने में आसानी होगी, तो इससे जो है वो बढ़ने के चांसेस रहेंगे। महाराज ने इस सत्र में हमें इस चीज से भी अवगत करवाया है कि भारत देश जो है अमावस्या के दिन में आजाद हुआ था और साथ साथ में जो पार्लियामेंट का जो डिजाइन है वो एक गोल डिजाइन बनाया गया है, वो दिशाहीन है, उसमें कोई दिशा नहीं है। इसलिए जब भी वहां पर नेता लोग जाते हैं पार्लियामेंट में डिस्कशन करने के लिए तो वहां हंगामे ही होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और वास्तुशास्त्र पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके लिए एक नई डिस्कवरी है, नया पॉइंट आपके सामने में आया है कि अमावस्या के दिन भारत आजाद हुआ था और अमावस्या के दिन प्राय 90% लोग भारत के काम नहीं करते हैं, वो अशुभ माना जाता है, उन दिनों में काम नहीं होता है कोई भी भारत में। और इसी दिन में अगर आजाद हुआ है और वहां का वास्तुशास्त्र भी सही नहीं है, इसलिए वहां पर हर बार हंगामे होंगे और किसी भी नतीजे पर वो लोग नहीं पहुंचते। तरीका ये है कि वो सिस्टमैटिक वे में प्रधानमंत्री के साथ बैठ के चर्चा कर सकते हैं, आपस में चर्चा कर सकते हैं और एक शालीनता से पार्लियामेंट को चला सकते हैं। इससे देश में भी उनका नाम खराब हो रहा है और देश के बाहर भी उनका नाम खराब हो रहा है। साथ साथ में हमने ये भी इस सत्र में जाना कि प्रधानमंत्री जी के उनको सिक्योरिटी थ्रेट है बहुत सारे सोर्सों से, जैसे उग्रवाद से है, राजनेताओं से भी है, बहुत सारे लोगों से है और उनको पूरी सुरक्षा रखनी चाहिए। पुराने जो हमने इंस्टेंसेस देखे उनको मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री की पूरी सुरक्षा का अरेंजमेंट होना चाहिए। वो अच्छा काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र का कहना है। उनके जो प्रयास है भारतवर्ष के लिए अच्छे प्रयास है। पहली बार उन्होंने उग्रवाद के खिलाफ आवाज उठाई, पहली बार उन्होंने डिमोनेटाइजेशन का जो मुद्दा है उसको छेड़ा है और वो उनका स्वस्थ रहना भारत के लिए अच्छा होगा।